अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाबी प्रोग्राम भी कुछ लेट हो रहा है, एक दो हफ्ते हो गए हैं उसे, लेकिन बातें ज़्यादातर जो उर्दू प्रोग्राम से ज़्यादा रेलेवेंट और लगा खाने वाली हैं वो ज़्यादा जमा हो गई, तो मैंने कहा चलो पहले ये हो जाए, वो भी फिर आपसे बात हो जाएगी। और दूसरा ये कि प्रोफाइल भी जो तबीयत का या बाज़ दफ़ा गुफ्तगू या बात करने में आपके ज़ाती मिजाज का बहुत दखल होता है। सॉरी, वो ना भी चाहे तो मुझे ख्याल आया कि जॉन ने एक शेर में कहा था कि हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, सो मेरे साथ तुम दिन भर न रहियो। कोई पूरा दिन किसी के साथ गुजार लें तो वो बड़ी बात समझी जाती है, लेकिन जहाँ उम्र भर के साथ की बात हो वहाँ दिन भर को कोई इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं होती। इसी तरह से जो ग्लैमराइज्ड और शोबिज़ और कुछ दिखावे के और खामखा के इन्फ्लुएंसर बनने के रिलेशंस होते हैं, उनमें तो है कि आप जब तक यूँ ना हो तो बात ना करें, जब तक ये ना हो तबीयत में तो फिर ना करें, जब बहुत वन लाइनर और स्ट्रेट पंच किस्म का मौजू ना हो तो बात ना करें। लेकिन हमारे साथ ऐसा मसला अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। हमें गुफ्तगू करनी है और वही करनी है जो दिल से निकलती है। सारा दिन सोचते हुए जिन चीज़ों को गुज़रता है, जिन चीज़ों की जुगाली होती है, जिन चीज़ों पे गुफ्तगू होती है, बाकी अहबाब से भी, वही सम टोटल करके तो हम उसमें से एक कंसंट्रेट निकाल के तो वो आपको पेश कर देते हैं। अब आज की जो गुफ्तगू है उसमें तमहीद में पहले दो वाक़यात, एक इज्तमाई और एक इनफरादी, उसके बाद फिर फैलाते हैं बात को या उसको अप्लाई करके देखते हैं कि बात किस तरह उसके साथ रिलेट होती है और कभी की कही हुई और कब की सोची हुई बातें किस तरह सामने अपनी हकीकी शक्ल इख्तियार कर करके अपना आप दिखाती हैं। एक जलसा सलाना जो रब्वा में ज़ाहिर जलसे होते थे तो जो उसकी रूडिमेंट्री शक्ल थी, पहले खैमों वाला शहर था, फिर कच्चा पक्का था, फिर आधी इमारतें कच्ची कुछ पक्की, वो जिनको इब्तदा में तारीख़ का इल्म है या जिनका ओरिजिन वहाँ का है या सुने सुनाया भी काफ़ी पता होता है, तो लेकिन जलसे का एहतमाम खैमों वाले दिनों से ही शुरू हो चुका था और उसमें किस तरह के लोगों का क्या क्या रोल रहा वो भी एक अलग दास्तान है, जो कि मौजूदा नस्ल को, हमारी अपनी अहमदी जनरेशन को भी बहुत कम उस तरह पता होता है। लेकिन जो हमारे गैर अहमदी लिसनर्स हैं उनको तो सिर्फ एक ही बात का पता है ना कि जी एक कादियानी होंदे ने ते एक ख़त्मे नबूवत दे मुनकर होंदे ने, बस उसके अलावा आगे क्या होते हैं, ये कैसे इन्होंने किस तरह एक एक दिन को कैसे जीते हैं और एक एक दहाई को कैसे झेलते हैं, ये उनका मसला नहीं होता। और कुछ अरसे से तो बिल्कुल नहीं है। पहले था किसी हद तक तो शुरफा सुनगिन भी रखते थे और आपस में बात भी करते थे कि नहीं गाल इंज नहीं है, लेकिन अब तो वो ज़माने भी लद गए। तो उस पुराने दौर का जलसा जो कच्चे पक्के रब्वा वाला था, यानी खिलाफत सालसा का जलसा था वो, तो उसमें जो लंगर खाने थे उसमें यही होता था, तंदूर लगे हुए हैं और वो आटे गूंदने वाले बड़े बड़े टब सीमेंटेड, और इसी तरह वो एक नान भाइयों के साथ ठेका किया होता था कि वो सरगोदा फैसलाबाद दूर दूर से जो तंदूर वाले हैं वो आ जाते थे, उनको 3 दिन की या 5 दिन की उनके साथ ठेका होता था जब ज़्यादा रश होता है। तो उन्होंने टाइमली वो सारा, बाकी तो दफ्तर जलसा सालाना और जलसा सालाना की ड्यूटियाँ और वो किस तरह मतलब पराली की तकसीम से लेके तो खाना मेहमान जहाँ जहाँ भी ठहरे हुए हैं उनके रिहाइश तक पहुँचाना और बर्तनों का, आबखोरों का, मिट्टी के बर्तनों का, ये एक लंबा वो उस पर अलग प्रोग्राम चाहिए। बताना सिर्फ जो इस वक्त बात बतानी है वो ये कि उस दौरानिए में नान भाई भी तो वही थे
उनको कहीं तीली लगाई को मौलवी शोलवियों ने, मुखालफिन ने, और उन्होंने कहा कि जब जलसा इनका पीक पे चला जाए दूसरे दिन पे तुमने हड़ताल कर देनी है। शाम मतलब पहला दिन चलाएं, जब इतबार बैठ जाए तो अगले दिन हड़ताल कर दें। और इतने पैसे मांग ले। मरासी ने क्या मैं माँ बेचनी हो ना, क्यों मावा नहीं बेची दी होंगी तो उन्हें क्या मैं पैसे ही इन्ने मंग लेने ने भी कोई दे ही ना सके। तो उन्होंने भी इतने पैसे मांग दिए कि उनको यकीन था कि जनाब अब ये दफ्तर जलसा सालाना क्या क्यों देगा और कैसे देगा, और एक फस क्रिएट होगी और तितर बितर होने वाला और तमाशा लगेगा। तो हड़ताल की उन्होंने शाम को अनाउंस कर दी कि बस जी अपना बंदोबस्त कर लो। तो उस वक्त इंतज़ामिया में जो लोग होते थे, मेन नाम जो है मीर दाऊद अहमद साहब, साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब और इनके बैच के लोग, खलीफातुल मसीह सालिस का दौर था। रिपोर्ट ज़ाहिर है हज़रत साहब जो उस वक्त जलसे के दिनों में, तो मेरा ख्याल है, मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन रोज़ाना वाला तो पक्का है, कंफर्म है कि रोज़ाना रिपोर्ट पेश होती है। और कोई इमरजेंसी हो तो दिन में कई दफ़ा भी रिपोर्ट हज़रत साहब को पेश हो जाती थी। और शायद अब तक भी यही होता है कि हुजूर मकाम जलसा गाह में ख़ुद जाके खलीफा वक्त वहीं पे क़याम होता है। और उस क़याम में ठीक है वो अपनी रिहाइशगाह में होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पल पल वाला ही हिसाब होता है कि वो किसी न किसी चैनल से हज़रत साहब तक भी हर बात पहुंच रही होती है। तो जब ये पता चला कि अच्छा ये हुआ है, तो खुलफा का दस्तूर है ही ऐसा कि चूँकि उन्होंने बंदे और बंदों पे तवक्ल नहीं किया होता, लिहाजा वो बात सुन के तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जो कर दिया उन्होंने कर दिया। अब जलसा सालाना की इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर यह कि ख़वातीन जहाँ ठहरी हुई थी, मेहमान ख़वातीन समेत सबको ये तहरीक की कि तंदूरों पे आप पहुँच जाएं। और रोटियां तो सबको बनानी आती हैं औरतों को, तो उन्होंने कहा बस ये कोई बात नहीं, उन्होंने रोटियां बनानी थी तो रोटियां भी अपनी औरतें लगा लेंगी, लजना वालों के क्या काम है, मतलब करना कोई मुश्किल तो नहीं है। और दूसरे नंबर पर ये कि सुबह जब हज़रत साहब की तकरीर थी तो उसमें हुजूर ने ये तफसील सारी बताई और बताया कि इस तरह शरारत के तौर पर उन्होंने किया है। तो एक तो ये कि वो इंतज़ामिया जलसा गाह ने अल्टरनेट बंदोबस्त जो भी करना है वो तो करेगी ही करेगी। मैं यानी खलीफातुल मसीह ने उस वक्त जलसा गाह में ये फरमाया कि मैं अहबाब को ये तहरीक करता हूँ कि इस अचानक क्राइसिस की वजह से आज का दिन हर शख्स वॉलंटरली एक रोटी पे इक्तफ़ा करे। सालन तो हो गई, लेकिन रोटी जो है वो अगर 2 या 3 खाने की आदत है तो एक रोटी तक अपने आप को महदूद रखें। और उससे ज़ाहिर है वो जो औरतें पकाने गई हुई हैं उन पे प्रेशर कम हो जाएगा। हाज़िरी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो साथ ही फरमाया कि चूँकि मैंने ये तहरीक करनी थी लिहाजा मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है ख़ुद। तो हज़रत साहब ने ख़ुद रोज़ा रख के तो एक रोटी खाने की तहरीक फरमा दी और वो अमल भी हो गया। अगले दिन वो बात ख़त्म हुई। अब वो सिर्फ तारीख़ में एक वाक़े के तौर पर रिकॉर्डेड तो है ये बात, लेकिन दोबारा नेक्स्ट टाइम तो फिर वो जो जलसा सालाना की बाद जलसा मीटिंग्स होती हैं उसमें ये तय हो गया कि इसका क्या सब्स्टिट्यूट निकालना है और आइंदा इस तरह के, वो अलग एक दास्तान है और वो चलती हुई दास्तान है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। वो आज तक हर जगह यही होता है। इधर जर्मनी में भी जलसे से पहले की मीटिंग्स और रंग रखती हैं, लेकिन जब जलसा हो जाता है तो वो रेड बुक मीटिंग बाद में होती है कि हमारी क्या क्या खामियां थीं, और वो एक साल नहीं होती, वो हर साल होनी होती है। तो ज़ाहिर है सिस्टम फिर इसी तरह इम्प्रूव करते हैं। ये इज्तमाई क्राइसिस का वाक़या था। इनफरादी तौर पर एक साहब दोस्त हमारे बुज़ुर्ग अब बूढ़े हो गए हैं, यानी बाल सफ़ेद लेकिन एक्टिव आदमी, वो वक्फ़े 9 यानी यंग बच्चों के दौरे का उनके पास शोबा था, तो उन्होंने दौरा करना था। और वो जिस वक्त पहुँचे हैं हमारे गांव की तरफ जाना था, तो जहाँ जाके मेन जहाँ तक बस पहुँच जाती है मेन सरगोदा रोड, लाहौर सरगोदा रोड पे, वहाँ तक तो वो गए। आगे जाके जहाँ से वैन मिलनी है, वो जो वैगनें हाईलक्स से मिलती हैं, कोई बैठ के, कोई लटक के, कोई टांगा, कोई कुछ भी नहीं था। तो
ग्रेड और उनका वो जो है वो एक पूरे शोबे के हेड का है, यानी डायरेक्टर की उसमें शुमार कतार में आते हैं। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचे हैं तो जब कुछ भी नहीं था तो वहाँ से पैदल ही चल पड़े, और 6-7-8 किलोमीटर का सफ़र था वो पैदल करके वहाँ पे जाके वो ज़ाहिर जो भी उनकी तकरीब थी। अब वो तकरीब क्या थी कि कितने बच्चे वहाँ पे होंगे वक्फे नौ के उस गांव में और कितनी गैदरिंग होगी, लेकिन जो कुछ भी गैदरिंग थी, जितना भी वो उस वक्त आउट ऑफ वे और फार फ्लंग एरिया था, जिस तरह की भी वहाँ पे जमात थी, वहाँ पे वो मरकज़ी ओहदेदार या मरकज़ी नुमाइंदे के तौर पर वो पहुँचे और अपना काम करके आ गए। बाद में उनसे जो ज़ाती भी जो तामलात होते कभी कभी मुलाकातों में या जैसे एक ही जगह पे रहते हुए, तो वो डिफरेंट ही हमेशा नज़र आए। तो वो जो कमर सुलेमान साहब की दरवेशी या एक आदतन दरवेशी या ज़रूरतन या अपने शोबे या अपने ज़िम्मेदारी की दरवेशी थी, वो जबकि चलती हुई इंडिविजुअल सतह पे आज तक उसी तरह चलती आ रही है। अब इस तरह के जो कारकुनान हैं उनको आप जहां मर्जी बिठा दें और जिस मर्जी ओहदे पे ले जाएं, वो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और यहीं से छन के इसी स्टफ में से डेवलप होकर अल्लाह ताला किसी का इंतखाब करके खिलाफत पे बिठा देता है। तो जिसको वो अल्लाह ताला उस मकाम पे उस जिस इंडिविजुअल को उस सतह तक एलिवेट करके अल्लाह ताला फायज फरमा देता है, उसने भी सारा कुछ देखा होता है। वो पिछले दिनों मैंने एक नौजवानों ही की सिटिंग थी तो उसमें वैसे प्राइवेटली बैठे हुए बात की मौजूदा इमाम जमात अहमदिया। मैंने कहा मुझे तो एक इनकी अफ्रीका में जब ये स्कूल में टीचर थे या हेडमास्टर थे तो उस ज़माने की मैंने एक तस्वीर देखी हुई है। तो कितनी की लग्जरीज वहाँ लेके वो बैठे हुए थे। एक कुर्सी है लकड़ी की, उसमें बैठे हुए हैं ऐसे टेक लगा के, वही उसी तरह का शलवार कमीज़ और एक चप्पल है। और जो उस ज़माने का अफ्रीका था वहाँ पर क्या सहूलियात ज़िंदगी उनको अवेलेबल होंगी, लेकिन हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। तो जो जिनके सफ़र लंबे हैं उनका तरीक़ेकार आलमोस्ट ये दो वाक़यात मैंने मरकज़ रब्वा और अहमदियों ही के इनफरादी और इज्तमाई सेटअप या मुआशरे से क्यों चुने। कुछ दिन पहले मैंने अर्ज़ किया था एक प्रोग्राम में कि जिस हद तक पाकिस्तान इस वक्त जा चुका है और जिस हद तक रियासत के जितने पिलर्स हैं उनको बड़े बड़े हथौड़े मार मार के खोखला किया गया है और कुछ गिरने वाले हैं, कुछ में दरारें पड़ गई हैं। ये जब अपने क्लाइमैक्स को पहुंचेंगे तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ह्यूमन स्टफ, एक इंसानी तबका, सिर्फ एक ऐसा मौजूद है जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इनबिल्ट और ज़ाती अंदरूनी अपने अंदर कैरेक्टर की और अपनी रिजिलियंस की वो हकीकी गवाही अपने अंदर मौजूद रखता है। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। वजह यह है कि दो स्टेजेस हैं। ये आप सुनने वालों में अहबाब में पता नहीं क्या लग रहा होगा कि ये क्या मुकालमे की बजाय एक मोनोलाग और एक ख़ुद कलामी का ही अंदाज़ है, और इसमें कोई आपको शायद वो तड़के वाली चीज़ें ना मिल रही हों, लेकिन आ जाती हैं। मतलब इनकी ज़्यादा रेलेवेंस है इस वक्त। तो मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था कि सिर्फ वो एक इंसानी तबका वहाँ बचा है जिनकी अनक्वेश्चनेबल और टाइम टेस्टेड किस्म की रेजिलियंस उनमें पाई जाती है। वो जब वक्त आ जाते हैं झेल जाते हैं आशिक है फरहाद जिसके सर जैसी आन पड़ती है। उसके मिसदाक अगर कोई और तबका है प्लीज उसका नाम बताएं। आज इसकी गवाहियां कहां कहां से मिली वैसे तो जो खबरें इर्द गिर्द चल ही रही होती हैं, बल्कि बहुत से दोस्तों ने मुझे वो जो अली मोहम्मद ने वो वहाँ पे साबका मिनिस्टर और इमरान खान के साथ बैठे हुए सुनाया कि हमने कादियानियों की कमर तोड़ दी थी, ये करके वो करके, ख़त्म नबूवत और उसका हिस्सा बना के। तो वो बहुत से लोगों ने भेजी
ज़ाहिर है उनका ख्याल होगा कि इस पे सवाल ये है कि जिस दिन अल्लाह ना करे जब अहमदियों की और कादियानियों की कमर टूटनी है तो उसका पहले कादियानियों को खुद पता लगना है। और हकीकत हाल भी ये है कि जिसको तकलीफ पहुंचती है सबसे पहला इम्पैक्ट तो उस पर आता है। इवन पहुंचाने वाले को भी ये नहीं पता होता कि मेरे साथ, मैंने जिसके साथ जो किया है वो हुआ भी है कि नहीं। तो कमर अहमदियों की टूटी है और तमाशे तुम वहाँ एबटाबाद के जलसे में जाके तुम उछल उछल के कह रहे हो। अहमदियों की कमर अगर टूटी होती तो सबसे पहले अहमदियों को और अहमदी सोसाइटी को पता चलना था। उनके बैठने उठने में, उनके रद्द अमल में किसी जगह कोई उथल्लापन जाहिर नहीं हो रहा। और जैसे मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि मेरे गैर अहमदी प्रोफेसर दोस्त थे, तो उन्होंने वो खुतबा जुमा या कोई ख़िताब सुनते हुए मौजूदा इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीह ख़ामिस का, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद ऐसे देखते रहे हो तो मुझे कहते हैं आपने नोट किया है कि मिर्ज़ा साहब डाइस से हाथ भी ऊपर नहीं उठाते, जबकि हमारे जो वो हैं वो तो हाथ चला चला के और तवज्जो और ये ना अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं ना डाइस से हाथ उठाते हैं अपने उसमें। मैंने कहा तो इसलिए कि उनको पता है कि मैं सुना जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी कोशिशों को नहीं समझते कि उससे मेरी वो तासीर पैदा होगी, बल्कि वो अल्लाह ताला के इंतखाब को और इस मनसब को ये ज़मानत समझते हैं तासीर की। लिहाजा उनको ये ज़रूरत नहीं होती। ये आपके उन सो कॉल्ड उलमा को ज़रूरत पड़ती है जिनको खुद भी पता है कि वो अपनी वर्थ खो चुके हैं, जिनको खुद भी पता है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जो शख्सी गवाही और शख्सी वर्थ होती है किसी इंसान के वजूद में, वो अब उनमें ख़त्म हो चुकी है। ये दोनों काम नहीं कर सकते अब वो। तो जब वो जिनके ज़िम्मे ये काम होता है कि वो अमर बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर के ऊपर लिए अपना किरदार अदा करें, जब वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो उनके ज़रिए जो सोसाइटी पैदा होती है उसमें ये दो औसाफ नहीं होते। यही वजह है कि अब आपको जो जो कुछ सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, जो इनकी असलियत जाहिर हो रही है सबकी, वो नंगे इंसानियत, नंगे सियासत, नंगे जमहूरियत, नंगे वतन और नंगे दीन, ये सारे एटीट्यूड्स उनके जाहिर हो रहे हैं। और आज वसअतुल्लाह खान साहब वाले जो प्रोग्राम था डॉन पे, उनमें भी वो जो तीनों ठहराव की तबीयत रखने वाले एंकर थे, ज़रार खोड़ो और बशर जैदी साहब और ये सारे, एक तो खाना जंगी सिविल वॉर, इसका जिक्र अब गली कूचे से उठता उठता खुद इन खोखली लीडरशिप के जो बने हुए आइकॉन्स हैं, इन्होंने खुद सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया है। और दूसरा गद्दारी को पॉपुलराइज कर दिया है और एक ऑर्डर ऑफ द डे किस्म का कि दुनिया में अब इस पे कोई कान नहीं खड़े होते किसी के। और तीसरा, बैक वक्त इतने लोगों के खिलाफ ब्लास्फेमी का पर्चे हो गए और उसकी बाज़गश्त जो है वो अब अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुंची ऑफिशियली, यानी शीरी मज़ारी ने खुद ख़त लिखा। सवाल उस दिन बनता था कि आपने तो ये कानून बनाया ही अहमदियों के लिए था, और अहमदी जो है वो आवाज़ भी जिस मुल्क में बैठ के लगाएं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के जिस रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर तक चाहें उसी वक्त पहुंच जाती है, कोई मसला नहीं है उनको। लेकिन कभी सुनिए आपने इस तरह का ख़त गया? फिर इसलिए नहीं गया कि जिनको अल्लाह ताला ने खुद खड़ा किया होता है उनके हौसले और तरह के उनको दे के पैदा करता है अल्लाह। और आप चूंकि अपने खुदा खुद ही हैं और दूसरी जो कायनात का खुदा है उसकी हस्ती को तो मजबूती से पकड़ने की कोशिश करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके तसव्वुर से अब आपकी सोसाइटी आरी हो रही है।
अगर आपकी गुफ्तगुओं में और आपके दिलों में और आपकी हर वक्त के सोचों में और मंसूबों में खुदा ताला के खौफ का तसव्वुर भी पाया जाता होता, तो फिर आप इतनी ब्लैटेंट किस्म की मुनाफिकत, ब्लैटेंट किस्म के झूठ के ऊपर ना उतर के आते। मगर अब आप आ चुके हैं। अब एक मुक्तदिरा नाम रखा हुआ था आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का आपने, वो माई बाप बन चुकी है आपकी। और चूंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कंट्री के आप टार्च बेरर बन के सामने आते हैं, उसमें कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो फैसला साजी का उस तरह से फाइनल अथॉरिटी नहीं होता। वहाँ प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट होते हैं। वो आप हैं नहीं। फिर आपने आज दिन में भी किसी दोस्त से बात होती तो मैंने अर्ज़ किया कि यार ये खुदा का खौफ करें, ये नाम सिविल वार इन्होंने सुने हुए हैं। वो जिन मुल्कों में सिविल वार होकर भुगती थी, वो उनमें कम अज़ कम उनकी जो मईशत थी या उनका जो सोशल फाइबर था या उनके अंदर जो पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज़ थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो सिविल वार सह गए। अमेरिकन सिविल वार तो अब कोर्स के तौर पर पढ़ाई जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो आता है उसको पता है कि हमें फाइनेंशियल अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो हम गए। और वो जो शुरू में मैंने बताया था कि एक रोटी की तहरीक आप में से कौन करेगा, कौन बताएगा? क्योंकि जितनी लीडरशिप है वो तो झंडे वाली कार और आम इंसानों से ऊपर उठा हुआ एक स्टेटस एंजॉय करने के लिए वो आपकी खिदमत के लिए आते हैं। खिदमत तो नाम रखा हुआ है ना, खादिम आला वाला। वो तो लार्जर देन लाइफ बनने के लिए और आपके सोशल स्टेटस को आउटपेस करके कहीं आसमान पे बैठने के लिए वो आपके सरबराह बनने के लिए आते हैं। जिस दिन उनको आप जैसा हो के आपका साथ दे के खुद रोज़ा रख के एक रोटी की तहरीक करनी पड़ी, वो जैसे पिछले हफ्ते में शहबाज शरीफ ने कहा मैं कपड़े बेच दूंगा, तो किसी ने कहा और आटा महंगा नहीं होने दूंगा। जाहिर है वो उसी तरह की बूस्टफुल किस्म के बयान था। तो किसी दूसरे ने उस पर फबती कसी, तो भाई तू कपड़े ना वेच, तू फ्लैट वेच, उत्थे वाले जिहड़े बाहर जिहड़ी जायदादां वो वेच, सानू उहदे नाल आटा सस्ता होएगा, कपड़ों से नहीं होगा। ये फ़ज़ा बन चुकी है। और एक सीनियर आर्मी ऑफिसर से, जो परवेज़ मुशर्रफ के भी सीनियर हैं लेकिन अभी हयात हैं, और जाहिर है कि सबकी नज़र होती है, उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि आप पिछले 20 साल का अखबारी रिकॉर्ड और मीडिया में से उठा के देख लें, कभी भी आर्मी चीफ के ऊपर और आपके इदारा जो है जिससे आप रिटायर हुए हैं उस पर इतना मुंह भर के बक बक करनी आसान नहीं थी जितनी पिछले 3-3.5 साल में हो गई है। और अब तो पर लग चुके हैं उसको। यानी आज इमरान खान ने इसको बाकायदा यानी मीर जाफ़र वाला वो बात करके, और उसके बाद खैर भाई वो झूठ बोला है तो उस पर कायम भी जफ़र तो उस पर कायम भी रहो। अगर तुमने वहाँ एबटाबाद में विन करने के लिए पब्लिक की जो सिंपैथी है, तो वहाँ सिपा सालार की एनालॉजी आप डेवलप करके आगे हो तो फिर कायम रहो उसके ऊपर। और अब प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है कि जी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम प्रेशर बिल्ट कर रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो आज वफा हैं, आज वफादारी का दम भर रहे हैं और आज फौज को नागुज़ीर। और कल तक तो वो आपने पिछले गुजरांवाले के खिताब में सुन ही लिया था नवाज शरीफ ने जो कुछ नाम लेके कहा था इनका, जर्नैलों का। अब हालत ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो अब बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। आईनी बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया, ये हेडलाइंस चल रही हैं। यानी
कभी मैं कोई आर्टिकल लिख देता था, बल्कि हम सब में जो मेरे छपे एक दो इस तरह, तो जब उनको ज़ाहिर महसूस होता है तो भाई आप सुने, वो बड़े बड़े राइटर्स, उसमें हम सब के ही राइटर्स, वो आके उसमें कमेंट में कह रहे हैं, और वो मेरे पास रिकॉर्ड में है पड़ी हुई चीज़ें, कि आइन आपको गैर मुस्लिम कह चुका है, अब आप आइन को तस्लीम करें। वो तो आपकी सियासी बदयांती थी, जो ताकत और अक्सरियत के नाम पर आपने आइन के साथ खिलवाड़ किया था। ये तो ओरिजिनल आइन जो कुछ है आपको कह रहा है, उसको आप उठा के वो पटक रहे हैं सारे बैठ के। आइन जिस हद को पहुंच चुका है और आइन के साथ हकीकी खिलवाड़ जिस लेवल पे जा चुका है, उसके ऊपर अब किसी के तबसरे की कोई ज़रूरत नहीं रही। वो सामने गली कूचे में अब नज़र आ रहा है। और कानून की अमलदारी का जो हाल हो चुका है वो बिल्कुल अज़र मिन शम्स, उसके लिए सूरज की तरह वाज़ेह है कि किसी को ये यकीन नहीं है कि ये लॉ है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, इस लॉ के होते हुए मैं अपनी प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता हूं। नहीं मिलती। वो फिक्रा बड़ा चला हुआ है सोशल मीडिया पे कि माड़ा बंदा अगर जुर्म करे तो वो हज कर ले, और तगड़ा अगर करे तो वो जज कर ले। अदलिया की रज के मिट्टी पलीद कर रहे हैं। आर्मी वाले इदारे के ऊपर इतनी जुबान दराजी हो चुकी है और हर तरफ से हो चुकी है, और ग्रास रूट से लेके हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप तक कर चुके हैं कि अब 2 दफ़ा ISPR को, जनरल बाबर को आके ये कहना पड़ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सानू बाहर रखो। मसला सिंपल नहीं है इतना जितना वो मतलब अब वो चाहते हैं कि मैं इस तरह आके तो वो कॉन्फ्रेंस में 2-4 लाइनों की स्टेटमेंट दे के जाऊँ, अगले दिन उस पर अमल दरामद हो जाए। किसने करना है? खेलते हुए तो आपको इनके साथ भी 40 साल हो गए हैं ना। फर्क सिर्फ ये है कि ये खा पी के डकार मार के कुछ वक्त दुबई और UAE और जद्दे और लंदन बैठ रहते थे। आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह का स्क्रू टाइट किस्म का माहौल क्रिएट कर लिया हुआ था कि आपको मुल्क से इधर उधर उस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप सर्विंग होते हैं, और बाद में आप होते नहीं हैं यहाँ पे, कभी भी नज़र नहीं आए बाद में। और बहरहाल 71 के बाद फुल फ्लैज वार नहीं हुई है, तो आपका जो टोटल फोकस है, आप देख लें 88 में ज़िया-उल हक से लेके वो किया, मुशर्रफ वाला दौर देख लें आप सारा, उसमें आपकी जो इंटरवेंशंस थी वो अभी जो अमरीकी साजिश और अमरीकी मुदाखलत है, आपने साजिश तो नहीं की, आपने तो मुसलसल मुदाखलत रखी। इतनी लंबी मुदाखलत के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों से लोग किस तरह बाज आ जाएंगे आपको इल्ज़ाम देने से? ये है सच का बहरान बेसिकली आपको दरपेश इस वक्त। जो आप अपनी कोर कमांडर मीटिंग्स की जो आपके बातें हैं, जैसे वो नजम सेठी कहते हैं मुझे चिड़िया बताती है, चिड़िया क्या बताती है उसको आप खुद बताते हैं, और फिर वो आके तो वो इतनी से क्लिप में आके शेयर कर जाता है। वो पब्लिक एजुकेट हो रही है, पब्लिक एजुकेट नहीं हो रही, पब्लिक इस तरह से इंस्टिगेट हो रही है। और वो इंस्टिगेशन जिस वक्त आप कुछ फीड कर रहे हैं और वो नजम सेठी और इस तरह के आम आदमी की पहुंच तक हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू, फिर आपने अपने पेरोल पे एंकर भी रखे हुए हैं, फिर नून लीग के पास पैसा इतना है कि वो भी अपने पेरोल पे बहुत कुछ रख सकते हैं, ज़रदारियों ने भी वो अपने हिसाब पे रखे हुए हैं। अब इनकी अपनी टीमें बन चुकी हैं, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग टीमें जो हैं। इतने सारे फैक्शंस जिस वक्त सारे के सारे एक दूसरे को तनसीख और कैंसलेशन के मोड में चले जाएंगे, तो उसके बाद वो 2 अफसरों की आपस में बात हो रही, कहते यार लोग सिविल वार की बात कर रहे हैं, तो दूसरे ने आगे से कहा खुदा का खौफ करो यार, मैं तो ये दुआ करता हूं बात सिविल वार तक रह जाए। ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इन हालात में आप जब तक एक सच
इज्तमाई सच की तरफ वापस नहीं आए। आपके मोटे मोटे झूठ मैं आपको बता देता हूं, जितनी मर्जी बहस कर लें यही साबित होगा। सबसे पहला आपने अपने पॉलिटिकल से सिस्टम में मुल्लायत को इस्तेमाल करने के लिए झूठ बोला था और आपने मुल्ला को इन कर लिया था 73-4 वाले उसमें फैसले में। फिर आपने जब उस बेइख्तियार और बेइक्तदार कमीना खसलत इंसान को जिस वक्त आपने इंस्टीट्यूशनलाइज और लीगलाइज करके मेन स्ट्रीम कर लिया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, फिर वो आपको ब्लैकमेल करने पे उतरा। फिर आप जितना जितना उस पर इन्वेस्ट करते गए उतना उतना वो आपको उसकी जो ब्लैकमेलिंग पावर थी वो बढ़ती गई। अब वो इस हद तक पहुंच चुका है कि अब रुथलेस किस्म के ऑपरेशन के बगैर ये पैरास्टामोल और 500 मिलीग्राम के कैप्सूलों से अब वो इस कैंसर का इलाज नहीं होने वाला। ये पहला झूठ आपने बोला है अपने सोशल, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। और जिन कमजोरों की खातिर आपने, जिन कमजोरों की बलि चढ़ाने के लिए आपने पहली दफा यह गंद होने दिया था, भुट्टो से लेके ज़िया ने सिर्फ वो सड़क चौड़ी की थी आके, और बाकियों ने फिर उसमें हाथ धोए और एंजॉय किया। बना बनाया एक औजार था, बड़ी आसानी से बिक जाता था, जिस पे ऐसे सुबह कादियानी कहो शाम को तमाशा लग जाता है, तो इमरान खान क्यों ना और उसके मिनिस्टर क्यों ना इस्तेमाल करें। वो वाहिद कमजोर अकलियत है पाकिस्तान में जिसने ये कहा कि तुम लोग खत्म नबूवत को हरबे और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली इस्तिलाह 53 में फसादात के हवाले से जस्टिस कियानी और जस्टिस मुनीर ने पहली दफा इस्तेमाल की थी और डॉक्यूमेंटेड है वो। उसके बाद वो हरबा इस्तेमाल हुआ, उसने आपके ब्यूरोक्रेसी को गंदा किया, उसमें आपने पुलिस को गंदा किया, फौज को आप बचाते रहे रेंजर आगे कर करके बड़ा अरसा गुजार दिया, अब वो आपकी फौज को भी गंदा कर रहा है। और इसकी बुनियाद उस दिन आपने रखी थी जिस दिन इन्होंने बाजवा साहब की पोस्टिंग के ऊपर पहली दफा यह गंद किया था कि ये इनके रिश्तेदार कादियानी है, बजाय इसके कि उस वक्त एक सीधे खड़े होने वाले रीढ़ की हड्डी रखने वाले जर्नैल की तरह शट अप कॉल देते उनको, इन्होंने वहां मिलादें कर करके अपने आप को साबित करना शुरू कर दिया कि नहीं जी देखो जी। आईएसपीआर में उस दिन भी उस वक्त की भी निकाल के देखें, उस वक्त भी आईएसपीआर आया कूद के कि चीफ साहब के तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं। वो चीफ साहब तो पक्के सच्चे मुसलमान है, और जिसने बकवास किया उसको उस वक्त शटअप क्यों नहीं करवाया आपने? उस वक्त आपने अपने इदारे की इंटेग्रिटी और वकार के ऊपर कंप्रोमाइज किया था, वो अब गले को आ गया। उसी तरह से फिर ये 3.5 साल बच्चा जो था, ये अब दाढ़ी नोचने पर उतर आया इमरान खान। फिर इसने आपके सामने देखते देखते पूरा सोशल फाइबर गंदा किया और बदजुबानी को आम किया। कहते उधर मुंह करके कर रहे हैं, अब वो पलट के कर रहे हैं। ये हाल जब हो जाता है उस वक्त या तो ग्रेटर बहुत बड़े सच के बगैर अब आप आगे नहीं चल सकते। डेडलॉक और चेकमेट पे बैठे हुए हैं। और आज एक चीफ इकोनॉमिस्ट जो था डॉन के पैनल पर, उस बंदे ने यह कहा है कि इसको सिर्फ आप टाइम बाई करके थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, वरना ये जो श्रीलंका वाली और टोटल कोलैप्स वाली, इकोनॉमिक कोलैप्स वाली सूरत हाल है, ये इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप बात आई थी उसमें, उन्होंने कही थी कि एनर्जी के लिए इसको अगर मिनिमाइज करना हो तो 5 की बजाय अगर 4 वर्किंग डेज आ जाएं और घंटे बढ़ा लिए जाएं। भाई ये काम बिल्कुल सेंसिबल बात है, मुश्किल में लोग कर लेते हैं, आखिर जंगों में भी तो ब्लैकआउट हो जाती है। लेकिन अब किसकी कॉल पे लोग जो है वो 5, आप जरा सी कोई इकदाम करें, दूसरी तरफ से ट्रोलिंग वाले आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, लो जी फलाना बम गिर गया तो इमरान के दाल इतने की थी तो अब नवाज शरीफ में इतने की थी मसूर की दाल, तो वो लिस्टें छप जाती हैं। इतने झूठे, जब आपने अपनी पब्लिक को इतने झूठ के ऊपर उसकी फीडर पिला पिला के पाला होगा, अब वो आपसे झूठ मांगेंगे। जिस तरह अमेरिका ने अपनी पब्लिक को सारी लग्जरीज देने के लिए दुनिया भर में जंगी जराइम और दीगर
कौमों के साथ जराइम को आम कर लिया, लेकिन अब वो ज़रा सा उनकी कीमतों पे जाएं तो वो उनको काटने को दौड़ते हैं। कहते हैं जितों मर्जी जाके, कहते हैं वो अपना जो कपति जनानी है वो कहती जा डाके मार के लिया तो सानू दे लिया के, मतलब असी की करिए। वो अपने मर्दों को ये कहती हैं जब लड़ने पे आती हैं तो, क्योंकि तरबियत कोई नहीं है। अमेरिका आज अपने पब्लिक को किसी उस तरह उनकी जरूरतों पे, उनके मैकडोनल्ड्स के ऊपर जरा सा क्रंच लाओ, देखें वो क्या करते क्या है उनका। अब जिन लोगों को आप लोगों ने झूठ दे दे के 22 करोड़ को किया है जवान, अब वो तो नहीं देखते कि इधर आगे जनरल बाजवा है या इधर आगे शेख रशीद और उसका भतीजा है ब्लास्फेमी के पर्चे के लिए और इमरान खान है। वो तो अब कहेंगे कि हाँ जी कानून अपना रास्ता लेगा। राना सनाउल्लाह को किसी ने कहा कि पर्चा दोगे, उन्होंने तो ये नहीं कहा, लेकिन वो मरासी थी, वो कहते हैं ना कि वो बैठा हुआ था उधर जिधर जेलम के करीब पानी गिर रहा था आगे, तो वहाँ पे लोगों के कट्टे बच्चे बच्चे माल मवेशी सब कुछ रुड़ता जा रहा था, वो उधर बैठ के हुकी पी रहा था। कह रहे हो लोगों दी अजाने भी रुड़ गए, तू हुकी, उन्हें कहा आज ही तो भुख ने स्वाद देता है। तो राना सनाउल्लाह को तो मतलब जब अभी देखें ना चंद दिन पहले का वजीर दाखिला उसका एक पत्रिया पड़िया उधर, वो पर्चे हो गए, शेख रशीद ते हो गए, इमरान ते हो गया, फलाने ते हो गया, फलाने ते हो गया। ये वो अब जितने दलाइल शीरी मजारी दे रही है, जितने दलाइल इस वक्त फरतुल्लाह बाबर रोज ट्वीट करके दे रहे हैं, यार आप लोगों को शर्म ही नहीं आई कि आपके सामने झूठे पर्चे होते रहे, लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करते जा रहे थे और उनकी जमानतें नहीं हो रही थी, उनके कोई फौत हो जाता था तो उनको जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं मिली। ताहिर मेहदी के 2 भाई फौत हो गए। और ये शिकें, वो शिकें अब गले को आ गई हैं ना। मुझे याद आया कि 3 साल पहले मैंने एक आर्टिकल 4 साल पहले लिखा था, तो मैंने उसमें आखिरी पैराग्राफ में यही कहा था कि दुआ करें कि इस तौहीन मजहब के और तौहीन रिसालत के पर्चों की और इन शिकों की आंच अरबाब इख्तियार, साहिबान इक़्तिदार और GHQ तक पहुंचे ताकि आम आदमी की जान छूटे। ये वक्त वो आ चुका है। ये बड़े सच के बगैर, वो मुबशर लुकमान के 100 कार्ड खरे सच से नहीं, ये बड़े और ग्रेटर सच के बगैर अब आप इससे नहीं निकल सकते। और बड़ा सच ये है जो ऑल इंक्लूसिव होता है। आपने पाकिस्तान की सोसाइटी को नफरत की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, ओरिजिन्स की बुनियाद पर और उसके अपनी सोचों की बुनियाद पर, अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर पहले खुद तकसीम किया है और फिर उस तकसीम को आपने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। फिर उसको आपने PPC का हिस्सा, पाकिस्तान पीनल कोड के हिस्से में वो डाल के फिर आपने उसको टोटली लीगलाइज किया है। अब ये कैसे हो सकता है कि वो सारे जो आपने उसमें नट कसे हुए थे वो सारी पुर्जे वहीं जुड़े रहे और आप नीचे से अचानक आप सारों की जान छूट जाए? अब नहीं होगा। ये है भाई बातें। इन बातों के लिए अगर आप चाहते हैं कि जी जब तक इमरान खान का साथ न दिया जाए तो पूरी दानिश्वरी मुमकिन नहीं है, और जब तक अहमदियों का नाम लिए बगैर और इनसे इधर और इधर से गुजरे बगैर टॉक शो ना हो तो वो गैर जानिबदार और दानिश्वराना नहीं होता। तो आप ऐसी गैर जानिबदारी और ऐसी दानिश्वरी अपने पास रखिए। हमें वो चंद लोग, यही थोड़ी सी मैं है और यही छोटा सा पैमाना, वो चंद लोग ही बहुत हैं जो एक ग्रेटर सेंसिबिलिटी को कुल्लियत के साथ समझने, महसूस करने और उस पे कुड़ के रब्बे कायनात के सामने दुआ करने की अहलियत रखते हों। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, वरना तो आगे देख लें। अब जो पिलर बच गया हो उसका नाम बता दीजिएगा कहीं अगर हो तो, बजाय
मुझे ये बताने के कि इमरान खान को की बैत कर लूँ, ये बता दें कि रियासत का कौन सा पिलर इस वक्त हैमरिंग से बचा हुआ है, किस में अब दरारें नहीं पड़ी हुई। अल्लाह ताला बड़े और शफ़ाफ सच की तौफीक दे, वरना जो है वो तो नज़र ही आ रहा है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।